जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करने वाला हूं एल नीना, ला नीना, एनसो तथा आईओडी क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में थोड़े से क्वेश्चंस को भी देखा होगा ज्योग्राफी के, तो वहाँ पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिले होंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उसे करने में थोड़ा सा समस्याएं होती हैं। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा समय दे के समझ लेते हो, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर सकते हो। अच्छा, तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो है एक बार वर्ल्ड मैप की जानकारी लेते हैं। वैसे तो हम आशा करते हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत तो वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी जरूर होगी, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि हो सकता है कि कोई बिगनर हो जो अभी बिल्कुल बिगनिंग लेवल से स्टार्ट किया है, उसे वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जीरो से इस टॉपिक को एकदम उठाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी देता हूँ। वर्ल्ड मैप एक ऐसा मैप होता है जिसमें अक्षांशीय और देशांतरिक रेखाओं के साथ वाटर बॉडी तथा स्थल को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उन सभी स्थलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोग जानते होंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन सारे भागों में बांटा गया है और इन अलग अलग खंडों में अंदर जो है वह पानी वाला रीजन है, जिसे हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, इन सभी नामों से जानते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये पेपर पे बना हुआ एक महाद्वीप है, महाद्वीप के साथ साथ पूरे पानी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यही ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, यही क्या है, वर्ल्ड मैप है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगर, तो इस वाले रीजन में ये एशिया वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है, एशिया वाला रीजन। और इस साइड में ये क्या है, यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को इस मैप में दिख रहा होगा कि ये दोनों काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, लेकिन अगर इस मैप को इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूं तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये दोनों अब पास पास में आ गए। इसका मतलब ये है कि सर अलास्का वाला रीजन और ये जो साइबेरिया वाला रीजन है ये एकदम पास पास में है, लेकिन अगर हम इसे ओपन कर देते हैं तो ये दूर दूर चला जाता है। तो आपको पता है कि ये सब तो पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी चपटी तो है नहीं, पृथ्वी तो गोल है। तो गोल होने का मतलब ये दोनों भाग पास पास में हैं। आइए थोड़ा सा आपको हम पृथ्वी दिखाते हैं और एक टमाटर अपना वेस्ट किया आपको पृथ्वी बढ़िया तरीके से इसे समझाने के लिए। ये देखिए हमने एक टमाटर लिया है। इस टमाटर पे आप समझिए कि जैसे अगर ये वाला रीजन हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का है और ये वाला रीजन हमारा क्या है, एशिया वाला रीजन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है। ठीक, ये पूरी पृथ्वी है, तो इस पूरी पृथ्वी पर महाद्वीप है और महासागर है। ठीक, तो इस वाले रीजन पे यहाँ पे एशिया है और इस वाले रीजन पे क्या है, इस वाले रीजन पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इसके बीच में जो पानी है इसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। इतना जानकारी मेरे हिसाब से एनफ है आपको वर्ल्ड मैप के बारे में, जिससे कि ये टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। उसी चीज़ को हमने क्या किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमें ज़रूरत है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे एशिया है। ठीक है, एशिया, यहाँ पे ये भारत है। भारत के जस्ट नीचे ये जो वाटर बॉडी है ये है हिंद महासागर। ठीक है, क्या है, हिंद महासागर। ठीक, ये हिंद महासागर है। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, तो ऊपर क्या हो जाता है, यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, साउथ पैसिफिक ओशियन, अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये पूरा पूरा महासागर है, प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये इक्वाडोर है। ठीक है, ये पेरू है और ये चिली है। ये इक्वाडोर है, ये पेरू है और ये चिली है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक चीज़ थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए कि किसी भी स्थल का पूरब और पश्चिम हिस्सा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे देखिए ये एशिया है।
ये एशिया है, तो एशिया वाले रीजन में इस वाले रीजन को हम पूर्वी एशिया बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पूर्वी, और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी एशिया बोलते हैं। तो आपको अगर मैप ऐसे मैप ड्रा रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे, तो राइट हैंड में ऐसे चले जाना तो ये आपका पूरब वाला हिस्सा, और इधर वाला चले जाओगे तो ये आपका पश्चिम वाला हिस्सा हो जाएगा। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, अब जरा यह ध्यान से सुनिए। अब हम लोग समझते हैं कि यह एल नीना क्या है। आइए देखिए, एल नीना का मतलब क्या है। देखिए ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर वाले रीजन में हाई प्रेशर का बनना, उच्च दाब का बनना, और इस पेरू वाले तट पे निम्न दाब का बनना अर्थात लो प्रेशर का बनना। पेरू वाले तट पर लो प्रेशर का बनना और हिंद महासागर वाले रीजन में हाई प्रेशर का बनना एल नीना कहलाता है। क्लियर, एक लाइन में आंसर, यहाँ पे सर लो प्रेशर और इस वाले रीजन पे हाई प्रेशर, क्या हो गया, एल नीना हो गया। अब बात है कि सर एल नीना, तो इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या भारत की जलवायु की स्थिति पे किसी प्रकार का इसका परिवर्तन होगा, क्या भारत में सूखा होगा या फिर ज़्यादा बारिश होगी, ठंडी कम पड़ेगी कि ज़्यादा पड़ेगी, इस तरीके की समस्या को समझ लीजिए। तो एल नीना के बारे में हम लोग कुछ फैक्चुअल डेटा लिख लेते हैं। क्या एल नीना जब दोस्तों आता है तो स्थिति कुछ ऐसी होती है। अब इसका मतलब यह है कि सर हिंद महासागर वाले रीजन में जो हाई प्रेशर बन रहा है तो ये किस प्रकार भारतीय जलवायु को प्रभावित करेगा, जरा आप बात समझिए। जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है तो इसका मतलब ये है कि पानी वाला रीजन जो है ज़्यादा ठंडा है और ठंडा से उठने वाली जो हवाएं होंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। इसका मतलब ये है कि ये ठंडी हवाएं लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। अब हवा अगर इस वाले रीजन से निकल के कहीं दूर वाले रीजन पे जा रहा है तो वह अपने साथ जलवाष्प को भी लेके चल जाएगा। इसका मतलब अब वही जलवाष्प आगे चल के क्लाउड बनता है और कहीं टकरा करके बारिश कर देता है। तो सर अगर इस रीजन में हाई प्रेशर है तो यहाँ से तो हवाएं बाहर चली जाएंगी, सब यहाँ से ऐसे बाहर चला जाएगा, और जब ये बाहर जाएगा किसी लो प्रेशर को फिल करने के लिए तो यहाँ से ये आता हुआ कोई बादल वादल उसको भी उड़ा के लेकर भाग जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सर एल नीना जब आएगा तो हमारे यहाँ पे सूखा पड़ेगा। क्या, सूखा पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एल नीना की स्थिति में भारतीय क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है। ठीक, ये 100% नहीं कहा जा सकता क्योंकि रिसर्चेस अभी इस पर बहुत कम हुई हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 70 से 80% चांसेस हैं कि हमारे यहाँ पे सूखा पड़े। अच्छा, और क्या होता है एल नीना की स्थिति में, एक बात तो ये आप समझ गए हैं कि हिंद महासागर वाले रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, और उधर पेरू तट पे क्या होता है, पेरू तट पे लो प्रेशर बनता है। ठीक, और क्या है, इस पेरू वाले तट पे जो लो प्रेशर बना है इसका मतलब यहाँ का पानी पूरा जो वाटर बॉडी उसे गर्म कर देगा। तो गर्म कर देगा तो लगभग 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उस पानी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता है तो इसका एक विशेष नाम दिया गया है, इसे हम लोग सी ऑफ फीवर कहते हैं। सी ऑफ फीवर, ठीक है, सी ऑफ फीवर कहते हैं। अच्छा, तो ये जो पानी गर्म वाला है तो इधर से ठंडी ठंडी जलधारा ऐसे जा रही है, मतलब कि ठंडा वाला पानी जा रहा है, और यहाँ पानी गर्मा गया है तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पे एक विशेष प्रकार का समुद्री पौधे का जन्म होता है। ठीक है, जिसे मछलियाँ खाने के लिए आती हैं। ठीक है, और जब मछलियाँ खाने के लिए आती हैं तो बहुत सारा मछुआरा लोग देखता रहता है बगुला की तरह, और वो क्या करेगा, जाल लगा के सब मछली को पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इस वाले तट पे ये समुद्र काफ़ी गहरा है तो बहुत अत्यधिक मछलियाँ तो नहीं पकड़ी जाती, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे मछुआरे जो है काफ़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ लेते हैं। ठीक, अच्छा, एक बात तो ये हो गई, मतलब मछुआरा के लिए इनके तट पे बढ़िया हो जाएगा। और क्या होता है, और आप इसको इस तरीके से समझिए, और इसमें क्या आप बता सकते हो, ये जो एल नीना जब आता है
तो यह इक्वाडोर, पेरू और चिली के तट पे भारी तबाही मचाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ लो प्रेशर बना है, हाई प्रेशर जहाँ भी बना होगा वो इसको भरने के लिए आएगा। तो जब बहुत तेज़ी से आएगा तो अपने साथ मानसून को भी ला सकता है, बहुत सारा पानी का बादल भी ला सकता है और ला के टकरा देगा। टकराएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यह पेरू के किस भाग पे तबाही मचाएगा। तो आप बताना कि ये पेरू है, तो पेरू का इधर वाला हिस्सा तो क्या हो जाएगा? पूरब, और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पश्चिमी। तो पश्चिमी पेरू तट पे क्या होता है? ये भारी तबाही मचाता है पश्चिमी पेरू तट पे। ठीक है, पश्चिमी पेरू वाले तट पे ये काफ़ी अत्यधिक तबाही मचा देता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब आपको एल नीना के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। अब बताइए सर ला नीना क्या होता है? ला नीना में दोस्त आपको क्या कहना है, यहाँ से आप एल हटाइए और एच लगा दीजिए, और यहाँ से आप सर एच हटा करके एल लगा दीजिए। ये हो गया ला नीना। अब इसी का जस्ट रेसिप्रोकल आप कर लीजिए सारे मैटर को। ठीक, तो यहाँ पे ला नीना की स्थिति में क्या होता है, भारतीय ये जो भारतीय क्षेत्र है यहाँ पे खूब बढ़िया तरीके से बारिश हो जाएगा। ठीक है, खूब बढ़िया तरीके से बारिश होगा, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो जो मानसून आने वाला है या फिर जो हवाएं आ रही हैं वो बढ़िया तरीके से आएंगी और अपने साथ पानी उनी ला के खूब भारतीय वाले क्षेत्र में खूब पानी उनी बरसा देगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ला नीना के क्षेत्र में हमारे लिए फ़ायदा है, इस ला नीना वाले क्षेत्र से हमारे लिए क्या होता है? फ़ायदा होता है, और ये भारतीय क्षेत्रों में खूब बढ़िया तरीके से बारिश वारिश कर देता है। अब यहाँ पे क्या बन गया है? हाई प्रेशर बन गया है। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा? इधर सूखा ला देगा। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा ला नीना का। अब बचा कि सर ये एनसो क्या है? एनसो का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या आया था? HP बना था, मतलब एक बार क्या आता है? ला नीना। फिर क्या आता है कुछ समय के बाद क्या लगभग इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस बार का तो ला नीना जो है जो बन रहा है वो 2023 तक जा रहा है। तो कभी कभी ये 3 साल तक चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 साल में निपट जाता है। मतलब एक बार ला नीना बना है तो 2 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद ये जो है एल नीना में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से साइकिल इसकी चलती रहती है। तो ला नीना और फिर एल नीना, ला नीना एल नीना, इस तरीके से जो साइकिल चल रही है इसको हम लोग कहते हैं एनसो। एनसो का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एनसो का मतलब होता है एल नीना सदर्न ऑसिलेशन। एल नीना सदर्न ऑसिलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या चर्चा करेंगे? आईओडी क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। आईओडी का मतलब होता है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल, इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये आपका जो है ये दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाए और यहाँ पे क्या बन जाए? लो प्रेशर। ठीक, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाए तो हम इसे कहेंगे आईओडी पॉजिटिव। आईओडी पॉजिटिव। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाता है आईओडी नेगेटिव। आईओडी नेगेटिव। तो आपको आईओडी पॉजिटिव और आईओडी नेगेटिव समझ में आया? ठीक है, ऐसे करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि आईओडी से अभी तक जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये रही जानकारी एल नीना, ला नीना, एनसो तथा आईओडी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।